तो फ्रेंड्स, आपके रिक्वेस्ट पे हम ये सीरीज लेकर आए हैं। हम इसमें कवर करेंगे कि आपको कंपार्टमेंट निकालने के लिए सबसे पहले किन टॉपिक्स पे फोकस करना होगा। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप कम से कम फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स को लेकर के हम 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे। जैसे कि आज की जो हमारी वीडियोस है, इसमें हम कवर करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और डिबेंचर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर पेपर में रिपीट होते ही होते हैं। और इसी तरह अगली वीडियोस में भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे तो जल्दी से आप सीख सकते हो और एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके मार्क्स ग्रेप कर सकते हो। आप अपनी कंपार्टमेंट को निकाल सकते हो इजीली। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनेगा, देखो जो क्वेश्चन था हमने उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है उसमें हमने फिट किया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट रहेगा, तो हमें सबसे पहले तो कॉलम्स बनाने, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, नेक्स्ट बनेगा जो आपका प्रीवियस ईयर। याद रखना एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर इधर रखा हुआ है और करंट ईयर को इधर रखा हुआ है, तो आपको उसको इंटरचेंज करके प्रीवियस ईयर को पहले लेना है, करंट ईयर को बाद में लेना है। उसके बाद आता है कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, उसके बाद आएगा परसेंटेज चेंज। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट बनाना। और पी&एल का क्या फॉर्मेट होगा, पी&एल का जो बेसिक फॉर्मेट होता है उसी को हम फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर होता है अदर इनकम। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी अदर इनकम मेंशन नहीं थी तो हमने अदर इनकम को नहीं लिया। फिर आ गया हमारा टोटल इनकम। अगर अदर इनकम होता है तो फिर टोटल दोनों की हो जाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को टोटल करके लिखते हैं। फिलहाल हमारे पास अदर इनकम नहीं है तो हमने टोटल में भी वही लिखा है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। फिर होता है एक्सपेंसेस। अब जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो आपके पास होती है 7 हेडिंग्स होती है एक्सपेंसेस की। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस देने का तरीका अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 एक्सपेंसेस है। एक है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जितना भी आपका बिजनेस प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट लगी वो सारी कॉस्ट यहाँ पर हमने ले ली है। यानी अलग अलग हेडिंग्स में उसे न लिख करके इसको एक साथ लिखा है। इसके अलावा एक और एक्सपेंस दे रखा है, वो है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो इन दोनों, हमारे पास क्वेश्चन में 2 ही एक्सपेंस है तो हमने दोनों लिख लिया ईयर वाइज। जो डेटा दे रखा है उसी को हमने लिखा है। तो अभी तक हमने सिर्फ डेटा को फिट किया है। फिर हमारे पास कॉलम आ जाता है टोटल एक्सपेंसेस। फिर हम करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को अपन माइनस करते हैं। यानी ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है इसमें से अपना माइनस हो जाएगा ये फोर्थ नंबर पॉइंट टोटल एक्सपेंसेस। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे और लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पी&एल को सोल्व करना है। इस स्टेप में बाद में जाना है। तो आप पी&एल को कैसे सोल्व करोगे, टोटल इनकम हम लिख चुके क्योंकि इसमें अदर इनकम थी नहीं तो हमने आरएफओ को ही टोटल इनकम बना लिया। तो अब हम करेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंस है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस में 2,80,000 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5,60,000। इसके बाद हमारी क्या स्टेप है, इसके बाद ये है कि हम टोटल इनकम जो आया है नंबर 2 में उसमें से माइनस करते हैं हम टोटल एक्सपेंसेस को जो आया नंबर 4 में, यानी कि इससे हमारा कैलकुलेट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 4 लाख में से 280 को और 8 लाख में से 560 को ईयर वाइज आपको माइनस करना है। तो ये हो गया अपने पास 120 एंड ये हो गया अपने पास 2,40,000। देन आपको टैक्स अप्लाई करना है दोनों में। तो जैसा कि टैक्स में दे रखा है आपको 50% रेट दे रखा है, बिल्कुल इजी है। तो 120 का 50% कितना होगा, उसका हाफ यानी 60,000। और सिमिलरली यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा यानी 120। अब इसको माइनस करेंगे 120 में से 60 और 240 में से 120, तो यहाँ पर बचेगा 60,000 और यहाँ पर बचेगा 1,20,000। तो ये हो गया हमारा पी&एल प्रिपेयर। अब हम चलेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट चेंज। आपको करना है क्या, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा बहुत ही सिंपल दे रखा है। 8 लाख में से 4 लाख माइनस होता है तो 4 लाख, सेम टोटल में भी वही है 4 लाख। अगेन 4 लाख में से 2 लाख माइनस किया 2 लाख, 160 में से 80 माइनस किया 80, देन 560 में से 280 को माइनस करेंगे तो वही 280 आएगा। यहां पर हमने माइनस किया तो 120 बचा। टैक्स में भी यही करना है, नेगेटिव 120 में से नेगेटिव 160 माइनस करेंगे तो नेगेटिव 60 बचेगा। और लास्ट में अपने पास आ गया 120 में से 60 माइनस किया तो 60। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर ली एब्सोल्यूट चेंज। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना बिल्कुल सिंपल रहता है, चाहे डेटा कैसा भी हो, इतना सिंपल हो या नहीं हो, माइनस करना तो बहुत ईजी
तो आइटम वाइज अगर आपने माइनस कर लिया है तो अब हम आ जाते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट चेंज में जो आइटम आया, जो अमाउंट हमारे पास आया डिफरेंस, डिवाइड करते हैं हम जो प्रीवियस ईयर का है आइटम उससे, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 लैक्स, 1 इंटू हो जाएगा 100, तो 100% चेंज। अगर आप ये क्वेश्चन, क्यों मैं इसको सिंपल बोल रहा हूँ, क्योंकि सब में यही आ रहा है। देखो 4 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 लैक्स अगेन इंटू 100, 100% चेंज। यहाँ पर 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 लैक्स इंटू 100, अगेन 100% चेंज। हो क्या रहा है, क्योंकि अमाउंट जो है वो सीधा डबल हो गया नेक्स्ट ईयर में। हर एक अमाउंट आप देख रहे हो डबल हो रहा है, इसलिए 100% चेंज हर एक अमाउंट में आ रहा है। तो हो सकता है इतना सिंपल आपके अगेन रिपीट नहीं हो, लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पे, परसेंटेज तो क्या हम निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में। अब बारी आ जाती है कॉमन साइज स्टेटमेंट की। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, देखो P&L का जो फॉर्मेट हमने बनाया वो सेम रहेगा, कॉमन साइज में वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे के जो 2 कॉलम होते हैं उसको हम चेंज करते हैं। अब पहले क्या था, पहले ये था कि एब्सोल्यूट चेंज था और एक परसेंटेज था, लेकिन अब जो कॉलम बनेगा वो दोनों परसेंटेज का कॉलम बनेगा। प्रीवियस ईयर के लिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। याद रखना, जब कॉमन साइज आता है तब यहाँ पे करंट ईयर प्रीवियस ईयर की जगह 2 कंपनीज भी हो सकती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। तो वैसे ही ए लिमिटेड का परसेंटेज और बी लिमिटेड का परसेंटेज अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों कॉलम में परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालना किसका है, तो याद रखना कभी भी हमारे P&L में हम 100% कंसिडर करते हैं आरएफओ को, ना तो टोटल को, ना टोटल एक्सपेंसेस को, ना प्रॉफिट को। 100% हम किसको लेते हैं, जो हमारा आरएफओ होता है। दोनों साल में हमको क्या करना है, सेम करना है, आरएफओ को 100% कंसिडर करना। अब क्योंकि हमारे पास अदर इनकम नहीं है, तो हमारे पास एक ये बेनिफिट हो गया कि सीधा हम टोटल इनकम पे आ गए। अब क्योंकि 4 लाख 100% है, तो अगेन टोटल भी 4 लैक्स है, तो ये भी 100% ही होगी। सिमिलरली इधर 8 लैक्स 100% है, तो ये 8 लैक्स टोटल, ये भी 100% ही रही होगी। तो यहाँ तक तो ये इजी हो गया। अब हम एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर को पकड़ के चलते हैं, इसके अंदर सारे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब प्रीवियस ईयर के अंदर हमने 100% किसको लिया था, आरएफओ को लिया था, जो कि है 4 लैक्स। अब इसका फॉर्मूला भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो 2 लैक्स जो है, अब आगे नेक्स्ट आइटम क्या हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में है 2 लैक्स, और 100% हमने कंसिडर कर रखा है आरएफओ को। तो अब ये कैलकुलेट करना है कि जो 2 लैक्स है वो कितना परसेंटेज बनता है। तो यहाँ पर हो गया, जो पर्टिकुलर आइटम है 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 100% किसको लिया है, आरएफओ को, मल्टीप्लाई 100। तो 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 लैक्स इंटू 100 करेंगे तो 50% बनेगा। सिमिलरली एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी यही करना है, 80,000 डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100। 80,000 डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100 हम करेंगे तो 20% बनेगा। अगेन टोटल में भी यही करना है। वैसे अगर टोटल आप देखोगे तो वो 70% ही बनेगी। यहां से भी आप टोटल को ले सकते हो 50 प्लस 20 70%, या फिर आप इधर से भी कर सकते हो 280 डिवाइडेड बाय 4 लैक्स इंटू 100। 4 लैक्स क्यों, क्योंकि आरएफओ है 4 लैक्स। अगेन हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यही करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो होगा वो 30%। सेम आपको टैक्स में भी करना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लैक्स इंटू 100, तो वो बनेगा 15%। और फिर पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करना है 60, अगेन 60 रिपीट हो रहा है, तो 50% ही आएगा, 15% ही आएगा। यहाँ नेगेटिव था या पॉजिटिव था। तो ये हमने प्रीवियस ईयर में कंप्लीट किया। सेम आपको क्या करना है, करंट ईयर में भी कंप्लीट करना है, करंट ईयर के डेटा के साथ। करंट ईयर का डेटा क्या है, 8 लैक्स। हमने 100% किसको लिया, 8 लैक्स को। अदर इनकम नहीं है, सीधा टोटल इनकम पे आ गए, तो टोटल भी वही है, तो उसको भी 100% रखना पड़ेगा। याद रखना, जब अदर इनकम होगी तो टोटल चेंज हो जाएगा। टोटल जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करो 80,000 अदर इनकम है, तो वो कितना बना, 10%। तो कितना हो गया ये, 100% आरएफओ, अदर इनकम 10%, टोटल इनकम 110। बट अभी हमारे पास अदर इनकम नहीं है, तो एक बेनिफिट हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी परसेंटेज को कंटिन्यू करना है। तो ये बन गया यहाँ पे 4 लैक्स ऑन 8 लैक्स, 50% अगेन, 160 ऑन 8 लैक्स, तो ये बन गया 20% अगेन, 560 ऑन 8 लैक्स, ये बन गया 70% अगेन, 240 ऑन 8 लैक्स, ये हो गया आपका 30%। देन 120 ऑन 8 लैक्स, नेगेटिव में 15% अबाउट टैक्स,
और 120 ऑन 88 लैक्स, तो ये बन गया 15% इन पॉजिटिव। तो सेम यहाँ पर डेटा हमें दिख रहा है। हर बार हर क्वेश्चन में सेम नहीं होता है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि डेटा चेंज होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके करंट ईयर में भी वैसे ही डेटा है और प्रीवियस ईयर में भी उतनी ही रेट से बढ़ा है, तो ये परसेंटेज हमारे चेंज हो जाएंगे। तो करने का फंडा एकदम सिंपल है, फॉर्मूला आपने देख लिया है। 100% कंसिडर करना है आरएफओ को, और बाकी जितने आइटम्स है उनका परसेंटेज निकालना है ऑन आरएफओ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट बेस्ड। बैलेंस शीट में भी हमारे पास कंपेरेटिव और कॉमन साइज आता है। अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लकी हो। क्यों लकी हो? क्योंकि बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन होता है उसका बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना हुआ आता है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर पूरा फॉर्मेट एज इट इज बना हुआ होगा और उसी को हमें कॉपी करना है, फॉर्मेट को बनाना है। जो बैलेंस शीट बनी हुई आई है एग्जाम में उसको एज इट इज कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने आपको जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट के सारे आइटम्स एज इट इज क्वेश्चन से उठाकर यहाँ लिखे, और आगे दो कॉलम और बनाने। दो कॉलम क्या होगा, वही एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए। तो हमने अब डेटा भी ले लिया, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है बोथ ईयर में 5,0750, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2,150, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो दे रखा है 3 लाख सेम। फिर आगे टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, देन असेट्स में फिक्स असेट्स है 8 लाख 9 लाख, करंट असेट्स है हमारे पास, करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स है 2 लाख एंड 3 लाख। तो ये फॉर्मेट आपका क्वेश्चन में बना हुआ आएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, इसमें ये करना होगा, आपको एब्सोल्यूट चेंज बनाना होगा, परसेंटेज चेंज बनाना होगा। तो वही प्रोसेस रखना है जो हमने P&L के स्टेटमेंट में रखा है। हमें करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। याद रखना, प्रीवियस ईयर इधर हो, करंट ईयर इधर हो, माइनस करके लिखना है 750 माइनस 50, 5 लाख सॉरी। तो ये हो गया 250, उसके बाद हो गया 150 माइनस 2 लाख। देखो यहाँ पे अब उल्टा हो रहा है, 150 कम है और 2 लाख ज्यादा है, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव में 50,000। तो नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ पे बहुत सेम है 3 लाख 3 लाख, तो यहाँ पर पे आपको कुछ नहीं लिखना है, डैश कर देना है। 12 लाख माइनस 10 लाख, तो 2 लाख का यहाँ पे आया एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव में। 9 लाख माइनस 8 लाख 1 लाख, और इसी तरह से यहाँ पे 3 लाख माइनस 2 लाख हो जाएगा 1 लाख। तो यही आपको करना है। टोटल में भी 12 लाख माइनस 10 लाख, तो 2 लाख यहाँ पर आया एब्सोल्यूट चेंज। अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला वही हम अप्लाई करेंगे जो P&L में हमने अप्लाई किया था। आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि परसेंटेज में क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बन गया 250 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100। करना क्या, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल आइटम का जो आइटम था इन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो 250 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये चेंज हुआ 50%। यहाँ पर अगर आप देखो तो नेगेटिव में, लेकिन परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, बाद में साइन देखेंगे। तो परसेंटेज कितना आएगा यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। अगर आप देखो तो इसका बन रहा है 25%। बट क्योंकि ये चेंज नेगेटिव में हुआ है तो आपको नेगेटिव में लिखना है। 3 लाख यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं है तो परसेंटेज में भी डैश आएगा। यहाँ पे कितना हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 हम करते तो यहाँ पर आता है 20%। याद रखना है, परसेंटेज से टोटल मत कर लेना, ये गलत हो जाएगा। परसेंटेज से टोटल अगर आपको करनी है तो कॉमन साइज में हम कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इंडिविजुअल आइटम की हमें परसेंटेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो इसका बनेगा 12.5%। देखो परसेंट निकालना मैं आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, ये आप खुद ही कर सकते हो, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो अब डायरेक्टली देख रहे हैं कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 जब परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 12.5। नेक्स्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर आएगा 50%। फिर टोटल में भी आपको करना है वही 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर आएगा 20%। तो इस तरह से आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना है बैलेंस शीट में। अगेन एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ये आपका सिमिलर रहेगा एसओपीएल से। एसओपीएल का फॉर्मेट अलग है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है, बाकी आगे का प्रोसेस दोनों में सेम। इसी क्वेश्चन में हम इसको कॉमन साइज बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका सेम आएगा, वही डेटा लिखा हुआ है, वही टोटल है और वही सारे बैलेंस शीट के आइटम्स है, लेकिन आगे की जो दो कॉलम है वो चेंज हो जाएंगे। कॉमन साइज में दोनों कॉलम परसेंटेज के होते हैं, जैसा एसओपीएल में हुआ था। तो पहले आएगा प्रीवियस ईयर का परसेंटेज का कॉलम, फिर आएगा करंट ईयर का परसेंटेज का कॉलम। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। अब आपको इंडिविजुअल लेना है। अच्छा, यहाँ पर कंपनीज भी हो सकती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, तो वही आ जाएगा ए लिमिटेड बी लिमिटेड। अब आपको इंडिविजुअल आइटम्स का परसेंटेज लेना है। एसओपीएल में आपने देखा कि हमने
फर्स्ट क्या रखा था हमने, फर्स्ट जो आरएफओ था उसको 100% कंसिडर किया था, ना कि टोटल को। लेकिन यहाँ पे ये है कि बैलेंस शीट की जो टोटल होती है उसी को हम 100% कंसिडर करते हैं, और टोटल दोनों तरफ सेम होगी तो दोनों तरफ 100% हम कंसिडर करेंगे बोथ ईयर में। इतना करने के बाद अब आपको इंडिविजुअल आइटम्स पिक करने और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे 10 लैक्स है, वो है 100% की इक्विवेलेंट। फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन देख लो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 10 लैक्स कॉमन साइज में वो 100% है। अब इंडिविजुअल आइटम्स का इसी के ऊपर परसेंट निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट पिक किया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है 5 लैक्स, और वो 10 लैक्स पे अगर हम परसेंट निकालेंगे तो 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 लैक्स इंटू 100, तो ये बन जाएगा 50%। नेक्स्ट 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 लैक्स इंटू 100, ये बन जाएगा 20%। नेक्स्ट 3 लैक्स के साथ हम ये करेंगे, ये बन जाएगा 30%। अब देखो इसलिए मैंने कहा था कि कॉमन साइज में टोटल मैच होती है, तो कॉमन साइज में तो परसेंटेज की टोटल करोगे तो वो मैच होगी, कंपेरेटिव में नहीं कर सकते आप। चलिए असेट साइड आ जाते हैं। असेट्स में क्या है, 8 लैक्स फिक्स असेट है ऑन 10 लैक्स, 10 लैक्स की टोटल पे, तो ये बन गया 80%। नेक्स्ट 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 लैक्स इंटू 100, ये बन गया 20%। सेम आपको करंट ईयर में भी करना है। तो करंट ईयर में बन रहा है 750 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स, तो इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज आप कैलकुलेट जब करोगे 750 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स इंटू 100, तो वो बनेगा 62.5%। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे 150 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स, जब आप करोगे तो 12.5% इसका परसेंटेज बनेगा। उसके बाद आ गया 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 लैक्स, अगर हम करते हैं तो ये बनता है 25%। अगेन यहाँ पर भी टोटल करोगे तो ये टोटल मैच हो जाएगी परसेंटेज के साथ। नेक्स्ट 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 लैक्स हम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 75%, और 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 लैक्स इंटू 100 करने पर 25% बनेगा, यहाँ पर भी टोटल मैच होगी। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट में जब वो पूछता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिवेंचर है, तो डिवेंचर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम अभी सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तो डिवेंचर इशू करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक तो होता है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट। ये शेयर्स में भी होता है, लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड। ये इंस्टॉलमेंट मेथड से लिया गया है। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, दोनों का अलग अलग अमाउंट है, और प्रीमियम पे हम इश्यू कर रहे हैं तो प्रीमियम आता है। और इसके बाद हमारे पास एक लाइन लिखी हुई कि सारे डिबेंचर सब्सक्राइब हो गए, सारा पैसा आ गया, किसी का पैसा बाकी नहीं है। अब यहाँ पर अपन क्या करने वाले, यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज करने वाले डिबेंचर को इश्यू करने की। तो डिबेंचर को इश्यू करने की फर्स्ट एंट्री, अच्छा क्वेश्चन में कोई डेट्स मेंशन नहीं है, अगर डेट्स मेंशन है तो अच्छी बात है, आप डेट्स को भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन की, जो है 200 रुपीज। अच्छा डिबेंचर हमने कितने इशू किए, 2000, एक डिबेंचर कितने का है 500। अच्छा एप्लीकेशन पे कितना ले रहे, 200। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। यहां पर फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको कितना पैसा आया डिबेंचर एप्लीकेशन पे, तो फर्स्ट एंट्री आपकी बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो आप देखो 2000 डिबेंचर्स है और 200 एप्लीकेशन के, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो गया अपना 4 लाख रुपीस आपको रिसीव होगा ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री में चलेंगे। नेक्स्ट एंट्री होती है जो एप्लीकेशन मनी अपन को रिसीव हुआ उसको हम कैपिटल डिबेंचर के अमाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी डिबेंचर अकाउंट में। नेक्स्ट आ गया अपना डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सॉरी, यहाँ पर हमें गिवन है तो वही मेंशन करना होगा। हमें गिवन है, इसका नाम है 9% डिबेंचर, तो ये 9% वाले डिबेंचर है तो उसमें ट्रांसफर होगा ये 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो आप देखना क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर लिया 4 लाख
4 lakhs। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम इसमें करेंगे जो अलॉटमेंट की एंट्री होती है। सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसा आता है फिर हम ट्रांसफर करते हैं। सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे अलॉटमेंट में पहले हम ट्रांसफर करते हैं देन पैसा आता है, क्योंकि हमें पता है कि किस किस ने सब्सक्रिप्शन किया है तो किसका पैसा आएगा, उसकी श्योरिटी है। तो पहले हम अलॉटमेंट करेंगे। तो अलॉटमेंट करने की एंट्री क्या होगी, तो अलॉटमेंट करेंगे हम डिबेंचर का। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पर ये भी आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये नरेशन यहाँ पर बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट मेड। सिंपल आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन के कोई रूल्स नहीं होते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नरेशन आपको बस एंट्री को डिफाइन करना है कि एंट्री में हो क्या रहा है। अब यहाँ पर इस एंट्री में आ जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ डिबेंचर को सॉल्व करेंगे। तो डिबेंचर कितने के, अब देखो 2000 डिबेंचर है। डिबेंचर का अलॉटमेंट हम ले रहे हैं 300, तो ये मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा आपका 6 लैक्स। तो सबसे पहले इसका अमाउंट लिखना है क्रेडिट में 6 लैक्स डिबेंचर। देन आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। प्रीमियम कितना बोला है इसने, 10%। डिबेंचर टोटल जो होता है उसका परसेंटेज लेते हैं। तो टोटल डिबेंचर है 500 का, 500 का 10% हो गया 50। तो 50 के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर प्रीमियम बनेगी 1 लाख। दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 7 लैक्स। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर थर्ड, अलॉटमेंट विद प्रीमियम। फोर्थ एंट्री हम कैसे करेंगे, फोर्थ एंट्री जो अलॉटमेंट का पैसा है वो बैंक में रिसीव होगा। तो यहां पर आप देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आप लिखोगे डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये कितना बन जाता है, डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आया, 7 लाख। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। किसी का कॉल्स इन एरियर नहीं है, किसी का कॉल्स इन एडवांस नहीं है। वो ज्यादातर शेयर्स के चैप्टर में हम लेते हैं। तो 7 लाख हमारा पूरा रिसीव हो जाएगा यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट में। और ये हमारी लास्ट एंट्री होगी। बस ये हो गया हमारा डिबेंचर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट का, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक। और इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आपके पेपर में आता ही आता है। इस बार आपके बोर्ड पेपर में एमसीक्यू आया था, वैसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स में भी वो पूछ ले। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। आपको बेसिकली बताया होता है कि डिबेंचर कितने के हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5000 8% डिबेंचर ऑफ 200 ईच। डिबेंचर है 5000, डिबेंचर का हमने नाम रखा हुआ या फिर डिबेंचर जो है वो उनको हम कहते हैं 8% डिबेंचर, और वो है 200 रुपीज। तो 8% जो ये डिबेंचर के आगे लिखा होता है यही हमारी इंटरेस्ट की रेट होती है। पांच जर्नल एंट्रीज फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट एनुअल। यहाँ पे एनुअल हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है। जैसे कि हम शुरुआत करें इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले जो एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट की, वो एंट्री डिपेंड करती है कि उसने एनुअल पूछा है या हाफ ईयरली पूछा है। जैसे कि एनुअल पूछा है तो ईयर एंड पे हम डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कब बनेगा, जब पूरा ईयर कंप्लीट होगा तब जाकर के डिबेंचर इंटरेस्ट बनेगा। सपोज करते हैं कि हमने ये जो डिबेंचर है ये इशू किए थे हमने 1 अप्रैल 2024 को। तब से लेकर के ईयर कब एंड होगा हमारा, 31 मार्च 2025 को एंड होगा। तो 31 मार्च 2025 को हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे जो इंटरेस्ट से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर आ गया मार्च 31 डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री कभी भी होती है जिसमें हम डिबेंचर इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा एनुअल इंटरेस्ट है, तो ईयर एंड पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पर एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। याद रखना डिबेंचर होल्डर्स आएगा क्योंकि हम होल्डर्स को पे करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे डिबेंचर इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज्ड या फिर बीइंग चार्ज्ड।
तो कितना डिबेंचर इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है। तो यहाँ पर जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखना है कि डिबेंचर की फेयर वैल्यू क्या है। अभी जो लास्ट पेपर में आपके एमसीक्यू आया था उसमें पूछा था कि डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, तो वो कैलकुलेट होता है फेयर वैल्यू पे। तो डिबेंचर की फेयर वैल्यू या फिर फेस वैल्यू वो है 200। तो 200 मल्टीप्लाई करना आपको 5000 से, 200 मल्टीप्लाई करना है आपको 5000 से, तो आपको पता चलेगा कि टोटल डिबेंचर का फेस वैल्यू कितनी हो रही है। तो दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 10 लैक्स। तो 10 लैक्स टोटल डिबेंचर की वैल्यू, उसका 8% आपको इंटरेस्ट लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रफली कैलकुलेट करूँ, 10 लैक्स टोटल डिबेंचर हो गए और 8% उसका एनुअल इंटरेस्ट बनेगा, यानी ये बन गया अपना 80,000। तो 80,000 का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। आगे हम देखेंगे अगर इसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली पूछा है तब हमें क्या करना है। तो 80,000 हमने डिबेंचर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। सेम डे आपको क्या करना है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो यहां पर आ जाएगा डिबेंचर, बिना डेट चेंज किए आपको ये करना है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो पूरा पे करना है, इसमें कुछ भी ड्यू नहीं रखना है आपको। तो 80,000 हमने इंटरेस्ट पूरा पे कर लिया। अब सेम डे अगर 31 मार्च चल रहा है डिबेंचर की डेट, तो सेम डे 31 मार्च को ही हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया था उसको हम राइट ऑफ करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, वो बना 80,000। जो हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट था उसको हमने क्या किया, राइट ऑफ कर लिया P&L में। तो इसको हम यहीं पे लिखेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट बीइंग रिटर्न ऑफ। चलिए, तो ये हो गई हमारी डिबेंचर की 3 एंट्रीज। इसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। अगर क्वेश्चन अगर डिफरेंट तरह से आया तो हम क्या करेंगे। जैसे कि एक चीज इसमें चेंज ये हो सकती है कि डिबेंचर हम 1 अप्रैल को इशू ना करके डिबेंचर हम ईयर के बीच में कभी इशू करें। तो अभी हमने क्या करा, पूरा साल का डिबेंचर हमने इंटरेस्ट ले लिया था। जैसे 10 लाख के डिबेंचर थे तो 8% बन गया 80,000। सपोज करो कि डिबेंचर आपने 1 अक्टूबर को इशू किए होते, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक होते हैं 6 मंथ्स, तो हाफ इंटरेस्ट लगता। तब जो एंट्री होती है हमारी 40,000 से होती, तीनों एंट्रीज। एक ये चीज चेंज हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है एनुअल इंटरेस्ट की जगह ये हो सकता है हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट यही है 80,000 का, लेकिन वो हाफ ईयरली आपको पेमेंट करना है। तब क्या होगा, तब ये जो 2 एंट्रीज हमने की 31 मार्च को, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 2 एंट्री की जगह 4 एंट्री हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि फर्स्ट जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो होगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर को 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो 6 मंथ कंप्लीट होते ही ये दोनों एंट्री आपको करनी है। नेक्स्ट हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी का टॉपिक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं जब हम लोन लेते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है। ये सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है, इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि हमने लोन लिया 8 लाख का बीओपी से और डिबेंचर हमने इशू किए 9%, 10,000 के डिबेंचर है, जो एक डिबेंचर है 100 रुपीज का। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। नॉर्मली 2 एंट्रीज होती है, एक तो लोन की और एक डिबेंचर की, लेकिन अगर आप सिर्फ डिबेंचर की करोगे तो भी ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हो गई, डेट नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे सीरीज नंबर लिख रहे हैं। नंबर 1 एंट्री हो गई लोन लेने की। तो लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, या फिर बैंक लोन, दोनों लिख सकते हो, दोनों सही है। नरेशन में आ जाएगा लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने 8 लाख का लोन यहाँ पे लिया, 8 लाख आपको लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट आपको करना है डिबेंचर जब हम इशू कर रहे हैं, तो इसमें याद रखना ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो यहाँ एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। हमने डिबेंचर इशू के कितने 9% वाले डिबेंचर
अब डिबेंचर में कितना है, 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 का है, तो टोटल हमने 10 lakhs के डिबेंचर इशू किए एज अ सिक्योरिटी। अभी तक हमने एक्चुअली इशू नहीं किए, एज अ सिक्योरिटी रखे हुए हैं। तो आप नरेशन में यहाँ पे लिखोगे 9% डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये हो गया हमारा एंट्रीज का पार्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। नोट नंबर 1 हमने रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारा बैंक लोन या फिर लोन फ्रॉम बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कितना लोन हमने लिया, एडलेक्स, इसको सीधा आउटर कॉलम में हमने लिखा। उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है 9% डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स जो है, अब इसको इनर कॉलम में लिखना है। तो टोटल कितना बन रहा है इसका, 10,000 इंटू 100। तो जैसा हमने यहाँ लिखा 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये टोटल बना 10 lakhs, बट इनर कॉलम में इसे आपको लिखना है। और यहां से माइनस करना आपको लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो हमने जर्नल एंट्री में ओपन किया था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सेम अमाउंट से माइनस हो जाएगा। हर बार यही होगा, 10 lakhs है तो 10 lakhs से माइनस होगा जो भी अमाउंट है, तो सेम अमाउंट से माइनस करने के बाद बाहर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो टोटल हमारा जो बैंक लोन का है वो ही बैलेंस शीट में शो होगा 8 lakhs एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ना तो आपको बैलेंस शीट की टोटल करनी, कुछ नहीं करना, बस इतना सा प्रेजेंटेशन करना है। हर बार इसी प्रेजेंटेशन के आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं।